हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज के बारे में। इस टॉपिक में देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते भी रहे हैं और आगे पूछे जाएंगे भी। तो आने वाले एग्ज़ाम जैसे वीडियो का री एग्ज़ाम जो होने वाला है, वहाँ पे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पंचायती राज है स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन ये प्रस्ताव लाया था। सबसे पहले लेके आए थे लॉर्ड रिपन। कब लाए थे? 1882 में। इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का इन्हें जनक भी कहा जाता है। फिर हम इसके बाद देखते हैं इसको पंचायती राज व्यवस्था को लाने का उद्देश्य क्या था। इसको लाने का उद्देश्य था, सबसे पहले देखेंगे, लोगों को निचले स्तर पर शासन में भागीदार बनाकर शक्तियों का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना इसका उद्देश्य था। चलिए शुरू कर, इसके बाद आगे देखते हैं। ये बात थी हमारे संविधान के लागू होने से पहले तक की। अब हम देखेंगे संविधान के बाद की बात। जब हमारा संविधान लागू हो गया था तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में अपनाई गई थी। कहाँ अपनाई गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। और कब अपनाई गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को इसको अपनाया गया था। और उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनके द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखेंगे स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ समितियाँ दी गई हैं यहाँ पे। ये इम्पॉर्टेंट हैं और इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इनकी डेट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग कभी कभी इन्हें क्रम से लगाना होता है कि सबसे पहले कौन सी आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी, फिर उसके बाद कौन सी आई थी। तो इनकी डेट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, ये समिति आई थी 1957 में और ये 3 स्तर, पंचायती राज के 3 स्तर का सुझाव लेके आई थी कि पंचायती राज में 3 स्तर होने चाहिए। पहला स्तर ग्राम स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर पे। इसके बाद देखेंगे अशोक मेहता समिति, इसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसके बाद आई थी GVK राव समिति, ये आई थी 1985 में। ये आई बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में। GVK राव समिति आई थी 1985 में। LM सिंघवी समिति आई थी 1986 में। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार और रिपीट करा दूंगी जिससे आपको अच्छे से अभी याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। GVK राव समिति 1985 में आई थी। ये जिला स्तर को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इन्होंने बात की थी जिला स्तर को महत्वपूर्ण स्थान देने की। और LM सिंघवी समिति और PK थिंगन समिति, इन दोनों समितियों ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। क्या बात कही थी? कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन से। और ये संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल 1993 को। और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। अब पंचायती राज व्यवस्था का प्रारूप क्या था? तो उसका प्रारूप ये लिखा गया है। सबसे पहले था ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगी जिसके प्रमुख होंगे प्रधान, मुखिया, सरपंच। कहीं उनको प्रमुख प्रधान कहते हैं, कहीं मुखिया कहा जाता है, कहीं सरपंच कहा जाता है। और इनका निर्वाचन क्या होगा? प्रत्यक्ष तरीके से होगा। ऐसे खंड और या ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत होगी जिसके प्रमुख होंगे ब्लॉक प्रमुख। इनका निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। इसके बाद जिला स्तर पे देखते हैं। जिला स्तर पे जिला पंचायत होगी जिसके प्रमुख होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन, जिनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। अब पंचायत के चुनाव कराता कौन है? तो पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जिसका वर्णन हमें 243 के अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि ग्राम पंचायत में देखेंगे कितने लोगों पे कितने सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा होती है, इसमें ग्राम सभा होती है ग्राम पंचायत में जिसकी न्यूनतम आबादी 1000 हो। कि ऐसे कोई लोगों का रहने का समूह जहाँ 1000
लोग रह रहे हैं तो वहाँ एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा में एक प्रधान एवं सदस्यों का चुनाव आबादी के आधार पर होता है। तो अगर 1000 आबादी है तो वहाँ 9 सदस्य होंगे। 1000 से 2000 की आबादी है तो वहाँ 11 सदस्य होंगे। 2000 से 3000 की आबादी है तो वहाँ 13 सदस्य होंगे। और 3000 से अधिक आबादी है तो वहाँ 15 सदस्य होंगे। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए। तो ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि ग्राम सभा में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है। तो ग्राम सभा में महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण दिया गया है। इसके बाद देखेंगे हम कि पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मिजोरम को छोड़कर पूरे भारत में लागू है और दिल्ली में भी ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। नागालैंड, मिजोरम और एक मेघालय भी है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसके बाद देखेंगे कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और अगर ये पंचायत भंग हो जाए तो 6 माह के अंदर दोबारा से चुनाव करा लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम कौन से राज्य में लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में। फिर देखेंगे पंचायतों को, जो पंचायतें हैं इनको राज्य की संचित निधि से अनुदान दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि यूपी में 15 अगस्त 1949 को पंचायती राज अस्तित्व में आया था, लेकिन ये लागू हुआ था 1961 से। आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। आर्टिकल 243 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित परिभाषा का वर्णन है। 243A में ग्राम सभा है। 243B में पंचायतों का गठन। 243C में पंचायतों की संरचना। 243D में सीटों का आरक्षण। 243E में पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 243F में पंचायतों के सदस्य से संबंधित निहरताएँ दी गई हैं कि कौन पंचायत का सदस्य बनने लायक है या नहीं है। और फिर इसके बाद है 243I में राज्य का वित्त आयोग और जिससे पंचायतों को अनुदान मिलता है। और 243 के राज्य का निर्वाचन आयोग जो पंचायतों का चुनाव कराती है। ये क्वेश्चन अभी जल्दी में ही यूपी PCS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बताएं मैं आगे कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू।